हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में बिजनेस का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीनिंग किया हमने, फिर उसके बाद उसके फीचर्स करे, इंपॉर्टेंस की 3 हेडिंग हमने कर ली थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। बट एक बार कंटिन्यू करने से पहले हेडिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और उससे भी पहले कंट्रोलिंग का मीनिंग देखते हैं। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, फिर उसको एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना, कंपेयर करके डिफरेंस फाइंड आउट करना और डिफरेंस के रीजन देख के करेक्टिव एक्शन लेना, जिससे कि फ्यूचर में वो डिफरेंस रिअकर ना हो, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। फिर हमने पढ़ी थी कि कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बेटा कई बच्चों को ना कंट्रोलिंग का मीनिंग पेपर में लिखना याद नहीं आता, क्योंकि सर बच्चों को लगता है सर बहुत लेंदी मीनिंग है। आप जब अपने ऊपर कंट्रोल लगाने की बात करें तो याद कर लेना मीनिंग क्या होता है। पहले परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे, जिससे कि फ्यूचर में डिफरेंस रिअकर ना हो, उसको कंट्रोल बोलते हैं। और डेफिनेशन की अगर बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स to bring actual result and desired result closer together। तो डेफिनेशन तो छोटी सी है ना, वो याद करना। It is the process of taking steps, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं to bring the actual result and desired result closer together। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमने 3 कर ली थी कि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल लगाते हैं, सबसे पहला फायदा होगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब बच्चा जब इस हेडिंग को लिखता है ना, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। आगे समझ नहीं आता क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल्स यूजिंग कंट्रोलिंग। तो लाइनों घुमाता कुछ भी बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ कि अंदर के मैटर की एक थीम जो होती है, या कीवर्ड्स या थीम पता होनी चाहिए। यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है कंट्रोलिंग। कैसे? ध्यान से समझना। हम अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं प्लानिंग में। हम अपने गोल्स को कहां डिसाइड करते हैं? प्लानिंग में। एंड द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू एंश्योर दैट प्लान्स आर फॉलोड सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन बी। इन्होंने ट्रायंगल रिलेशन बनाया। अगर आप सोचें, देखो मैंने आपको कहा हर बार थ्योरी को याद करने के लिए अच्छी इमेजिनेशन चाहिए। पढ़ने के साथ साथ इमेजिन करें, कह रहे हैं। और हमें क्या अचीव करने? गोल्स। कंट्रोलिंग से गोल्स डायरेक्टली अचीव नहीं होते। गोल्स कहाँ सेट होते हैं? तो कह रहे गोल्स आर डिसाइडेड इन प्लानिंग। ये हमारे गोल्स है, दे आर डिसाइडेड इन प्लानिंग। एंड कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट एवरीवन फॉलो द प्लान सो दैट गोल्स कैन बी। समझ रहे बात को? तो ऐसी कुछ जो आपके रिलेशन है वो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारा एक अच्छा प्लान होना चाहिए और उस प्लान को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि गोल्स अचीव हो जाए। समझ आ गई बात? दूसरी हेडिंग है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। दूसरी क्या है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। क्या लिखा है यहाँ पे कि एक अच्छे कंट्रोलिंग सिस्टम, एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम आपके स्टैंडर्ड्स को चेक करता है और अगर जरूरत पड़े तो उसे चेंज करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एनवायरनमेंट कि हमारे स्टैंडर्ड सही है या नहीं। तीसरा, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कह रहे अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो रिसोर्सेज का कैसा यूज करेगा? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि टारगेट अचीव हो सके। इसका मतलब है कि वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि टारगेट अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट हो गए थे। लेट्स मूव ऑन टू द 4th पॉइंट, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। क्या है? इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। बेटा एक बात बताएं, क्या कंट्रोल से एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं?
कंट्रोल से नहीं होते। जब भी कंट्रोल लगाता है ना हमारे दिमाग में दर्द होता है। आप सोचे आपके ऊपर अगर कंट्रोल लगाया जाए, रोज टेस्ट लिए जाए तो दिमाग दर्द करेगा? कंट्रोल लगाने का मतलब चेक करना, बार बार कहना पढ़ ले से दर्द होती है। सर मोटिवेट नहीं होते, झूठ बोल रहे हैं। समझना, ये मोटिवेट कैसे करता है? कंट्रोलिंग ही मोटिवेट करता है। कैसे? नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यही करता है। अगर कंट्रोल के थ्रू आपको पहले ही बता दिया जाए कि भाई जो तेरे टारगेट है ना, अगर उसे अचीव करना है तो ये काम करना पड़ेगा, और अगर तूने टारगेट अचीव कर लिए तो सोच तेरी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए भाई टेस्ट दे दे, टेस्ट के बिना अच्छे मार्क्स नहीं आने। तो कंट्रोलिंग से अगर आप एडवांस में उसे रिजल्ट्स बता दे कि इतना पड़ेगा ना, इतने नंबर आ जाएंगे और फिर देख तेरे घर में ऐसा होगा, ये होगा, तो वो किसके थ्रू होगा? सिर्फ कंट्रोल के थ्रू। तो कंट्रोल से मोटिवेट होते हैं लोग। देखो क्या लिखते हैं, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट द गोल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर अप्रेजल फ्रॉम एम्प्लॉयर टू सबॉर्डिनेट इन एडवांस। वो पहले ही बता दे क्या गोल्स हैं और उसके फायदे। तो क्या बता दे? गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल फ्रॉम एम्प्लॉयर टू सबॉर्डिनेट इन एडवांस। A good control system also guides employees to how to outcome from their problem. कह रहे अच्छा कंट्रोल सिस्टम एम्प्लॉइज को गाइड करता है हाउ टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो कंट्रोलिंग सिस्टम आपको बता सकता है अगर अच्छा कंट्रोल है। देखो कैसे, आपने क्या करा, आपने याद करा और आप भूल रहे हैं। याद करने के बाद 6 में से 6 हेडिंग, 4 हेडिंग याद आ रही है, और आपने ये प्रॉब्लम अगर डिस्कस करी, तो अगर आपका कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा है, जो आपको गाइड कर रहा है, चेक कर रहा है, अगर वो अच्छा है तो वो आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उन्होंने भी यही लिखा, अ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑलवेज गाइड्स द एम्प्लॉइज टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, उसका सोल्यूशन अच्छा कंट्रोल सिस्टम हमेशा बताता है। फिफ्थ पॉइंट, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बेटा एक बात बताएं, कंट्रोल लगाने का मकसद क्या होता है? क्या आपकी जिंदगी में एक सीक्वेंस और डिसिप्लिन आए या ना आए? बेटा कंट्रोल का मकसद यही होता है, तो उससे फायदा ही होता है। आप सब जानते हैं कि थ्योरी को पढ़ना इजी है बट रूटीन नहीं बनता, तो ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस नहीं आता, प्लस डिसिप्लिन नहीं होता। आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, और पढ़ लिया तो पढ़ते टाइम फोन चल रहा है या इधर उधर की बातें भी हो रही है। तो वो जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसका मकसद ही यही है कि एक तो ऑर्डर सीक्वेंस में और तरीके से काम हो, उसका फायदा। देखो क्या लिखते हैं, कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स द सबऑर्डिनेट अंडर चेक। कह रहे एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम सबऑर्डिनेट्स को हमेशा क्या करता है? चेक करता है, एंड मेक श्योर that they perform their function effectively, और ये श्योरिटी देता है कि वो अपना काम ढंग से करे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हेडिंग इज facilitates coordination in action. Facilitates coordination in action. इसका मतलब क्या है? देखो हम सब जब कोई टारगेट बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं कि भाई टारगेट मुझे अचीव करना है। जो टारगेट आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, जो टारगेट अचीव करने का सच में आपका दिल होता है ना कि यार जिंदगी में ये तो करना ही है, या फिर जिंदगी में छोड़ो आप क्या कहते हैं, दोस्त की पार्टी, भाई ये तो करना ही है, इसके ऐसी की तैसी करनी है। अब उस काम के लिए आप क्या करते हैं? अपने प्लानिंग करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। बट जब आप उस प्लान से डेविएट होना शुरू करते हैं तो कंट्रोलिंग क्या करती है? आपको वापसी उसी ट्रैक पे लाती है। आपके सारे काम कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे कि आपका टारगेट अचीव हो सके। तो सारे काम का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रो करना या सेल बढ़ाना। जब तक सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम नहीं करेंगे तो क्या वो टारगेट अचीव होंगे? तो कंट्रोलिंग का काम क्या है कि उन सारे डिपार्टमेंट के बीच में क्या लेके आना? कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सबका एक्शन एक तरफ ही हो टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस बनाता है बिटवीन मीन्स एंड एंड्स, जहां पहुंचना है और उस वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। कौन? कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शंस इज टेकन, कि वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा हो। ऑल डिपार्टमेंट आर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, सारे डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करें, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर, जो आपस में सारे क्या है, कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे के साथ। इज इट ओके? आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। कह रहे कंट्रोलिंग हेल्प करती है किस चीज में, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। ये आप सब जानते हैं। अगर आप कंट्रोल झेल ले तो आपके ऊपर आपकी जो परफॉर्मेंस में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है या नहीं। मैं हर बार मानता हूं कि कंट्रोल करने का बच्चे को तरीका होता है उसका टेस्ट, और टेस्ट से पहले धमकी, फोन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट जब आप वो 2-4 धमकी और 2-4 टेस्ट देते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है नहीं आती? आप खुद देखते हैं पहले टेस्ट में कितने थे, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में, तो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होता है। वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग। देखो क्या लिखते हैं, कंट्रोलिंग इंसिस्ट ऑन कॉन्टिन्यूअस चेक ऑन एम्प्लॉइज एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कॉन्टिन्यूअस चेक भी रहता है और आप डिसिप्लिन में काम भी करना शुरू करते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू। अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन इट इज मेक श्योर दैट एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंट्रोलिंग में आपको ये श्योरिटी दी जाती है कि भाई तेरे को तेरी जिम्मेदारी पता है ना, अगर नंबर कमाए मैं तो ये कर दूंगा, बाकी जिम्मेदारी तेरी होगी। तो कंट्रोलिंग में ये भी श्योरिटी दी जाती है कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको बता दी जाए कि आपको ये तो करना ही पड़ेगा। लास्ट, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर। आप जो है एरर्स को कम कर सकते हैं अगर अपने ऊपर कंट्रोल लगाए। कह रहे छोटे छोटे एरर्स जो आप करते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो छोटे छोटे एरर्स रेगुलरली रिपीट हो तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिजास्टर ला सकते हैं। आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, लाइक आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, एक दो बार करी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो प्रॉब्लम हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में रेगुलर आ रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपकी लाइफ में डिजास्टर आ सकता है। टीचर देखेगा 4-5 सर्कल लग गए, हर जगह क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, इरिटेट हो जाएगा, पूरा आंसर सही होने के बाद भी 50% मार्क्स मिलेगा। तो क्या वो डिजास्टर है? यस, इट विल बी अ डिजास्टर। पढ़ते देखो क्या लिखते हैं, स्मॉल एरर एंड स्मॉल मिस्टेक मे नॉट सीरियसली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। वो सीरियसली इफेक्ट नहीं करती, बट if these errors are repeated again and again, it will become a serious matter and can bring disaster in the organization. Clear हो गई बात? तो आखिरी की 2 हेडिंग हमने यहाँ नहीं लिखी, कौन कौन सी है? कंट्रोलिंग helps in improving the performance of employees. Controlling helps in minimizing the errors. ये बेटा इन हेडिंग्स को याद करते हैं एक बार। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल लगाएंगे आज कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूं, तो आप प्राउडली थोड़े टाइम बाद जब एक अच्छी पोजीशन पे होंगे तो आप कह सकेंगे यस आई एम सीईओ। सी का क्यों है? आई एम AM। ओके, अब आई एम सीईओ। सीईओ की पोस्ट तो आप जानते हैं कितनी बड़ी पोस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में। एक तरह से ओनर ही हो जाता है सीईओ, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। अब आई स्टैंड्स फॉर इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल लगाने से कुछ प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहला, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। मैंने आपको क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तो फिक्स करा दिया, क्वालिटी नहीं करा सकता। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेटा आज आपको ये 2 टॉपिक या ये 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करके लाने हैं, मैं चेक करूंगा। मैंने कंट्रोल लगाया आपके ऊपर, पर किसका कंट्रोल? क्वांटिटी का, कि क्वांटिटी इतनी करनी है। अब मैंने कहा कि बेटा अच्छे से करके लाना, बिल्कुल मतलब दिल से काम करना है, ऐसा ना हो कि घर बैठ के कह रहे कि सर आपने ज्यादा क्वेश्चन दे दिया और मुझे गालियां दे दे। ऐसी क्वालिटी कि आपने क्वेश्चन दिल से किए या नहीं किए, क्या मैं उसका स्टैंडर्ड सेट कर सकता हूँ?
ऐसी वर्कर को कह सकता हूं कि 10 यूनिट बनानी है, बट भाई अच्छे से बनाइयो, बिल्कुल अपना समझ के। अब उसके दिमाग में क्या फीलिंग चल रही है, उसके ऊपर क्या स्टैंडर्ड सेट हो सकता है? नो। तो देखो क्या लिखते हैं, इट इज नॉट इजी टू सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल डिपार्टमेंट एंड फॉर ऑल एक्टिविटी, सम स्टैंडर्ड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और मेजर्ड, दैट इज एफिशिएंसी, ऑनेस्टी, गुडविल। इनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल है। क्लियर? तो पहला डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। दूसरा, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैं आपके ऊपर कंट्रोल लगा सकता हूं कि बेटा पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चंस कर लेना, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब एक्सटर्नल फैक्टर, आपके प्रिय दोस्त जो कुछ ज्यादा खास होते हैं, उनके ऊपर तो मैं कंट्रोल नहीं लगा सकता ना। उसका मैसेज आया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर पे कंट्रोल लगाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट, अपने वर्कर पे कंट्रोल लगा सकती है, पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, कंज्यूमर ने डिमांड बदल दी, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो देखो क्या लिखते हैं, एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन फैशन, चेंज इन कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। इन पे कंट्रोल लगाना पॉसिबल नहीं है। तीसरा, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैंने इंपॉर्टेंस में आपको कहीं ना कहीं समझा दी थी कि जब कंट्रोल लगाते हैं ना, तो सबसे पहले मना करने वाला कौन होता है? जिसके ऊपर कंट्रोल लग रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आजादी छिन जाएगी। जो मैंने करना था, मैंने फोन चलाना था, अब भैया ने काम दे दिया, यार ये क्या बात है, मतलब मेरे ऊपर ही सारे कंट्रोल रहेगा। तो देखो क्या लिखते हैं, एम्प्लॉइज ऑफन रेजिस्ट कंट्रोल। कह रहे हैं एम्प्लॉइज ज्यादातर कंट्रोल को रोकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल रिड्यूसेस एंड कर्टेल देयर फ्रीडम। इससे क्या होता है, उन्हें लगता है कि हमारी फ्रीडम खत्म हो रही है, तो वो उन कंट्रोल को फॉलो नहीं करते। और लास्ट पॉइंट, इट इज अ कॉस्टली अफेयर। बेटा कंट्रोल लगाना बहुत महंगा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के ऊपर कंट्रोल लगाते हैं तो पहले उसको चेक करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा इकट्ठा करने के बाद उसको एनालाइज करेंगे, जो एक एक्सपर्ट करेगा, जिसमें बहुत पैसा लग जाएगा। या फिर कंट्रोल लगाने के लिए आप कैमरे लगवाएंगे, वो भी महंगा पड़ता है। अगर आप अपनी बात करें, आप देखो, आप सब जानते हैं थ्योरी के कुछ चैप्टर्स या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, बट कुछ बच्चे उसकी भी ट्यूशन पढ़ते हैं। रीजन कि भाई मैं अपने ऊपर कंट्रोल खुद नहीं लगा सकता, कंट्रोल लगाने के लिए आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, विच इज अ कॉस्टली अफेयर, महंगा पड़ जाता है। तो देखो क्या लिखते हैं, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, उसमें बहुत पैसा और समय लगता है। सफिशिएंट अटेंशन हैज टू बी पेड टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, एंड डेटा इज रिक्वायर्ड, एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड, सो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए महंगा पड़ जाता है। तो इसकी अगर मैं हेडिंग्स याद करूं तो बहुत सिंपल सी है, दिल्ली एनसीआर के कंट्रोल करना कहां पे मुश्किल है? दिल्ली एनसीआर में कुछ भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, खासकर पॉल्यूशन की बात करें तो कहां प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा कंट्रोल लगाने में? दिल्ली एनसीआर। तो डी स्टैंड्स फॉर डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कॉस्टली अफेयर, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।